हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशवंती। और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका एसोसिएटेड कोर पेपर, ठीक है, जिसका पेपर टाइटल क्या है, परिचयात्मक हिंदी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा। आप सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, आप हिंदी लिए हो तो ये आपके लिए वीडियो है। ठीक है, तो ये पेपर रांची यूनिवर्सिटी और एनपी यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सिर्फ इसमें क्या है, 2 यूनिट है, बहुत अच्छा है, कम सिलेबस है, आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, तो पहला यूनिट में आपका दिया हुआ है क्या है, महाभोज, जो किनके द्वारा लिखा गया है, मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है कि राजभाषा क्या है, फिर राष्ट्रभाषा क्या है, दोनों में अंतर भी हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, वो लोग का डेफिनेशन क्या है, समाचार पत्र कैसे लिखते हैं और संपादक के लेखन क्या होता है, ये देखेंगे हम लोग। तो यूनिट 1 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उसको कोप अप करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो महाभोज है ये क्या है, उपन्यास है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉवेल बोलते हैं। ठीक है, नॉवेल बोलते हैं। कहानी में है क्या भाई, तो राजनीतिक और सामाजिक दिखाया गया है, का चित्रण किया गया है, एकदम यथार्थ चित्रण। यथार्थ मतलब जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कोई भी एक्सीडेंट होता है, अभी जैसे कि सोनम वांगचुक है, ठीक है, वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कैसे सब नेता लोग जा रहे हैं, कोई कोई खास जेन्युइन ये से जा रहे हैं कि हाँ भाई उनसे मिलेंगे, ये करेंगे, और कोई क्या करेंगे, वो अपने फेमस होने के लिए, दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम भी साथ दे रहे हैं, हम भी क्या है, जागरूक है, तो उसके लिए भी अलग अलग लोगों का ये है। तो इसी तरह का कुछ कहानी है इसमें। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है, एक गरीब बच्चा होता है, एक गरीब गांव का कहानी है, जिसमें बच्चे के क्या हो जाती है, गरीबी से मृत्यु हो जाती है। फिर वो कैसे धीरे धीरे एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, वो वहाँ पे यहाँ पे दर्शाया गया है। और कैसे उसके दुख का अवसर लेते हुए लोग अपने अपने विभिन्न पार्टी के लोग आते हैं और उसको क्या करता है, अवसर बनाते हैं अपना प्रोग्रेस के लिए, ठीक है, सत्ता के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारा राजनीति कैसा हो गया है ना, कि बस अवसरवाद हो गया है, होता है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाला जो होता है, वो हो गया है। यहाँ पे जैसे बताया है कि हम लोग को पता है कि राजनीति का क्या असली मतलब क्या होता है, कि जनता का क्या होता है, सेवा, यही होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, सिर्फ वो लोग अपना सत्ता देखते हैं, अपनी कुर्सी देखते हैं, उसी को बचाने में लगे रहते हैं, उसी को ये करने में लगे रहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया कि समाज में कैसे हमारी असमानताएं फैली हुई, कैसे अभी भी विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जैसे निम्न वाले जो गरीब कमज़ोर होते हैं उस पर अब हमेशा से क्या हो रहा है, शासन हो रहा है, कैसे वो लोग अपना दुख को जाहिर भी नहीं कर सकते, और वो सदियों से ये क्या आ रहे हैं, सहते आ रहे हैं। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द पूरा कहानी घूमता है, जो भ्रष्टाचार वगैरह सबको दर्शाया है। तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं वीडियो को अब ऑफ कर लेती हूँ। देखिए, तो वो थोड़ा सा बताने का ये था कि यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ एमसीक्यू है, इसको करने का कोशिश करेंगे। महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है, तो मन्नू भंडारी है। ठीक है, महाभोज किस प्रकार की रचना है, तो ये सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है, दोनों के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर ये थर्ड में मन्नू भंडारी किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़ी है, तो नई कहानी आंदोलन से। फोर्थ में है, महाभोज उपन्यास का मुख्य विषय क्या है, तो राजनीति और सामाजिक अन्याय, जो अन्याय हो रहा है किस पे हो रहा है, तो गरीब पे हो रहा है जो। 5 में है, महाभोज उपन्यास में किस प्रकार की राजनीति का चित्रण है, तो किस तरह का है भाई, भ्रष्ट और अवसरवादी, एकदम भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। अवसरवादी मतलब वही, जैसे वो बच्चा का मृत्यु हो जाता है तो शौक ये करने के वजह वो लोग क्या अवसर ढूंढते हैं कि हाँ भाई, जैसे सोनम वांगचुक वाला आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, 6 में मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ, 3 अप्रैल 1931 में हुआ। 7 में है, मन्नू भंडारी का संबंध किस साहित्यिक युग से माना जाता है, तो आधुनिक साहित्यिक युग से माना जाता है। फिर राजभाषा हिंदी किसे कहा जाता है, तो राजभाषा हिंदी किसे कहा जाता है, भारत सरकार की आधारित भाषा। ये नहीं समझ में आया है बच्चा, कोई बात नहीं। राजभाषा का मतलब क्या होता है, कि ऐसी भाषा जो क्या हो, सरकारी कार्यालय वगैरह में जो यूज़ होता है, आधारिक भाषा, उसी को बोला जाता है। ठीक है, राजभाषा कहने का अर्थ वही है, जो हमारा प्रशासनिक और राजनीतिक बोल रहे सरकारी कामों में जो भाषा प्रयोग में आता है, आपका विद्यालय वगैरह में सब में, तो इसी को क्या कहा जाता है, राजभाषा। ठीक है, 9 में भाषा, भारत की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। 10 में भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 343 में घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 343। ठीक है,
फिर राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, तो देखिए राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है, पूरे राष्ट्र की भाषा, जो सबसे सर्वाधिक बोली जाती हो जो भाषा, ठीक है। इससे लोग एक दूसरे से क्या करते हो, संपर्क करते हैं, और ये बहुत क्या है, व्यापक है। और राष्ट्रभाषा, ये तो राष्ट्रभाषा हो गया जो पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, सर्वाधिक बोला जाता है, ये होगा, ठीक है। और राजभाषा क्या हो गया, जो हम लोग कार्यालय या प्रशासनिक कार्यों में जो प्रयोग करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। 12 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 को मिला। इसी दिन क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर ये भाषा किसे कहते हैं भाई, तो भाषा क्या है, एक मीडियम है। किसका मीडियम है भाई, किसका माध्यम है, तो अपने विचार को, अपने भावना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। भाषा क्या है, एक मीडियम है, माध्यम है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, ठीक है, क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फिर ये बोली किसे कहते हैं, तो भाषा का क्षेत्रीय रूप, जो क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, चेंज होते रहता है। हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या है भाई, हिंदी की प्रमुख बोली क्या है, तो ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, मगही है और आदि, मैथिली है, आप बहुत सारा लिख सकते हो। फिर समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो समाचार लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सूचना देना। किसको सूचना देना भाई, जन को, ठीक है, लोकजन को क्या करना, सूचना देना, जागरूक करना, ये भी है, ठीक है। उसके अधिकारों के प्रति, उसके राइट्स के प्रति, है ना, शिक्षा के प्रति। चलिए 18 में समाचार लेखन में किस तत्वों का प्रयोग होता है, तो इसके कुल कितने तत्व हैं, तो देखिए क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, 6 होता है ना। देखिए 5W + 1H ये होता है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, और एक हाउ होता है, ठीक है। 19 में है कि संपादकीय लेखन किसके द्वारा दिया जाता है, तो संपादक द्वारा लिखा जाता है। 20 में संपादक के लेखन का उद्देश्य क्या है, किसी विषय पर विचार प्रस्तुत करना। संपादक के राइटिंग मतलब किसी विषय है, कोई कल्चर है, कोई त्यौहार है, कोई भी विषय हो, उस पर क्या करना, अपने विचार को प्रस्तुत करना। आप देखिएगा कॉर्नर में लिखा हुआ रहता है। देखिए फिर है आपका हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ध्वनि का हम लोग क्या कर सकते हैं, खंड या टुकड़े नहीं किया कर सकते हैं, ठीक है। फिर शब्द किसे कहते हैं भाई, तो डिफरेंट ध्वनि से मिलकर के सार्थक समूह से एक शब्द एक बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। शब्द शुड भी क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। देख लीजिए सबसे छोटी इकाई, तो सबसे पहला बात क्या है हमारा, सबसे छोटी इकाई क्या है हमारा, ध्वनि है, ठीक है, ध्वनि है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ध्वनि से हम लोग का क्या बनता है, ध्वनि के समूह से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्द के समूह से क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। और डिफरेंट वाक्य से बहुत सारे वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, भाषा का निर्माण होता है कि नहीं। फिर भाषा को कितने रूप में, भाषा के कितने रूप होते हैं, तो मुख्यतः क्या होते हैं, 2 रूप होते हैं, मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं। और सिंबॉलिक पता नहीं होगा कि नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो जैसे गूंगे बहरे जो होते हैं वो भी तो संपर्क करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा। चलिए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि, ठीक है। हिंदी भाषा किस में बोलते हैं, देवनागरी लिपि बोलते हैं। अगर आप देखिए हिंदी ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी तो एक हिंदी वर्ड ही है, लेकिन ये क्या है, रोमन स्क्रिप्ट में है, ओके, रोमन स्क्रिप्ट में। अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो और ऐसे लिखते हैं तो ये किस में है, ये हमारा देवनागरी में हो जाएगा, अंग्रेजी, ठीक है, होगा ना। चलिए 26 में है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो इंडो आर्यन भाषा परिवार से। किससे है, इंडो आर्यन भाषा परिवार से। 27 में समाचार लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो समाचार लेखन में क्या होनी चाहिए भाई, अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है, अस्पष्टता होना चाहिए, कंसाइजनेस होना चाहिए, मतलब जिसको संक्षिप्त बोलेंगे, ठीक है, संक्षिप्त में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहिए, ओके, सत्यता होनी चाहिए, ये सब इसका क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। 28 में संपादक के लेखन में क्या प्रमुख होता है, तो विचार और विश्लेषण,
उसमें क्या विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर हिंदी भाषा भारत को किस प्रकार से जोड़ती है, तो भाई हिंदी भाषा भारत को किस प्रकार से जोड़ती है, तो संपर्क भाषा के रूप में। हम लोग अभी आपसे हम बोल रहे हैं, आप हमसे बोलिएगा, तो ये सब क्या है, हम लोग का हिंदी में बोल रहे हैं और हम लोग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है हम लोग का, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा। 30 में है हिंदी साहित्य में उपन्यास किस प्रकार की विधा है, तो हिंदी साहित्य में उपन्यास किस प्रकार की विधा है, गद्य साहित्य की विधा है। ठीक है, 2 होता है, गद्य होता है और एक पद होता है। तो गद्य में जितना भी आपका आ जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, कहानी आ जाएगा, नाटक आ जाएगा, सब किस में आएगा, गद्य में आएगा। ठीक है, चलिए मन्नू भंडारी का है क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन है एक कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि महाभोज उपन्यास की कथा वस्तु और उसके सामाजिक राजनीतिक संदर्भों का विस्तृत वर्णन कीजिए। आपको क्वेश्चन में ये वर्ड दोनों दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको अच्छे से देख लेना है आपको। क्या है भाई, मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज आधुनिक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। सामाजिक राजनीतिक क्यों भाई, सामाजिक हमारे समाज को का भी चित्रण किया, यथार्थ चित्रण किया, और हमारे राजनीति का, हमारा जो है लोकतंत्र का, उसका भी पर्दाफाश किया। फिर देखिए इस उपन्यास में भारतीय समाज की राजनीतिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार, सत्ता लोलुपता और आम जनता की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किया। इसमें क्या क्या है, जो समाज के हमारे जो राजनीतिक सिस्टम है, जो एकदम लोकतंत्र जो अभी एकदम लग रहा है कि कमज़ोर हो गया, जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन फैला हुआ है और सत्ता की लोलुपता, सब चाह रहे हैं कि हम और आगे जाएं, हमारी पीढ़ी, हमारा मेरा राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाला ये है। तो ये सब क्या है, ये अपना ही कुर्सी गर्म करना, हाथ गर्म करना वाला हो गया। फिर देखिए उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, क्या है भाई, तो महाभोज की कहानी एक ऐसे समाज की कहानी जहां राजनीति का उद्देश्य जनता की सेवा ना होकर सत्ता प्राप्त करना बन गया है। ये महाभोज किस पे बेस्ड है भाई, तो एक पहला बात तो सामाजिक और राजनीतिक है। राजनीतिक में भी क्या है, यहाँ दर्शाया गया है कि जहां जनता की सेवा करना उद्देश्य होता है राजनीति का, यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने को मिला है। ठीक है, उपन्यास की कथा एक गांव की घटना से आरंभ होती है। ऊपर हम लोग बात की कि एक घटना क्या होता है, एक गांव से आरंभ होता है, जो एक गरीब की मृत्यु हो जाती है। यह घटना धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बन जाती है और विभिन्न राजनीतिक दल अपने हित में उपयोग करने लगते हैं। फिर देखिए राजनीति का यथार्थ चित्रण क्या है, इसमें क्या हुआ है, तो उपन्यास में यह दिखाया गया कि किस प्रकार राजनीतिक नेता जनता की समस्या को केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं। वो उनसे मिलने भी जा रहे हैं तो इसलिए कि वहाँ उनको क्या मिलेगा, पॉपुलैरिटी मिलेगा कि हाँ भाई बहुत ये है, ये आता है कि नहीं, तो वो बात हो गया। फिर देखिए राजनीतिक दल आपस में संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना होता है। उनका एक ही मोटिव है, क्या करना, आगे बढ़ना और कुर्सी प्राप्त करना। लेखिका ने यह स्पष्ट किया है कि राजनीति में नैतिकता और मानवीय संवेदना का अभाव होता जा रहा है। ये कब का लिखा हुआ है, बहुत पहले का लिखा हुआ है। इनके अकॉर्डिंग अभी हम लोग बोलेंगे तो कि तब बहुत अच्छा था, है कि नहीं। समाज की स्थिति, तीसरे में हमारा क्या, समाज की स्थिति, उस टाइम हमारा समाज कैसा था, क्या स्थिति थी। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग। उपन्यास में समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की स्थिति का मार्मिक चित्रण किया गया है। ये कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है, गरीब कमज़ोर पे जो शोषण हो रहा है उसी का ये में घूमता है। ओके, गरीब लोग अन्याय और शोषण का शिकार होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज भी दबाया जाता है, उस टाइम भी दबाया जाता था, है कि नहीं। 5-10 रुपया दे के, 1000 रुपया दे के रफू दफू कर देते हैं उनका। यह उपन्यास समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय को उजागर करती है। और ये किसको, समाज में असमानता जो फैली हुई हो लिंग से फैली है, जाति है, धर्म है, ठीक है, तो यही है। फिर 4 में सत्ता और प्रशासन की भूमिका। आपको पता होगा सत्ता प्रशासन का कितना रोल, उनका इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, राजनीति तो ऐसे ही भ्रष्ट है, लेकिन प्रशासन अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर कोई नेता का बेटा आप देखते होंगे अगर रेप करता है, चाहे कुछ करता है, तो प्रशासन उसको क्या करता है, दबा दिया जाता है ना। तो जहाँ शक्ति है वहीं भक्ति है, तो वो बात हो जाता है। महाभोज में प्रशासन और सत्ता की मिली भगत को भी दिखाया गया है। इसी को कहते हैं मिली भगत, उसको बचाना है कि नहीं, बड़े बड़े लोगों को। और छोटे लोग का अगर कुछ चोरी भी किया है बेचारा, तो आज 10 साल से जेल में, ऐसे है कि नहीं, तो वो है।
और न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। एक न्याय पाने के लिए 7 साल 8 साल खिंच जाते हैं, है कि नहीं। उपन्यास का क्या संदेश है भाई, तो उपन्यास का संदेश है, इस उपन्यास का मुख्य संदेश यह है कि लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी हो। ओके। लेखिका ने समाज को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य जनता की सेवा होनी चाहिए। ओके। इसका यहाँ पे वास्तविक उद्देश्य क्या बताया है कि हाँ, जनता का जो हमारा सत्ता है उसका वास्तविक क्या होना चाहिए कि जनता की सेवा। ठीक है, हमने उन्हें बनाया है, खड़ा किया है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमारी सेवा करना चाहिए, ना कि हमारा नाक रगड़वाना चाहिए, है कि नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 2 में है, महाभोज उपन्यास में राजनीतिक भ्रष्टाचार सत्ता संघर्ष का चित्रण कीजिए। तो देख लीजिए राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या हो रहा था। उपन्यास में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जाते ही आप देखते हैं मूवी वगैरह में देख के पता चलता होगा, अब तो धीरे धीरे असलियत सामने आ रहा है कि नहीं, कि कितना वो गिर सकते हैं। वे जनता की समस्याओं को केवल एक साधन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे वो गरीब लड़का का क्या किया, अवसरवाद उसका ये करके उसी का फ़ायदा उठा रहा था। उसको संवेदनशील होना चाहिए था, उसके दुख में दुख फील करना चाहिए था, उसके सुख में सुख फील करना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते हैं, वो अगर समस्या का वो अगर आते भी है, कुछ पैसा भी देते, तो वो जान के हाईलाइट करवाते हैं अलग अलग ये में, है ना। राजनीति नेता अक्सर झूठे वादे करते हैं और चुनाव के समय जनता को भ्रमित करते हैं। ये 5 साल बाद हम लोग को पता है कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन वही फिर 5 साल बाद वही वादा करेगा, और हम लोग उतना ही गौर से सुनेंगे और आशा लगाए रखेंगे कि नहीं भाई ये तो कंप्लीट करेगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। सोचिए कितना बड़ा उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। ये भी क्या है, क्वालिटी है ना, खड़ा होकर फिर से वही सब बात बोलना जो उसने कभी पूरा ही नहीं किया है। लास्ट में एक लॉलीपॉप पकड़ा देना, शांत हो जाता है ना। देखिए फिर सत्ता प्राप्त करने की लालसा। सत्ता प्राप्त करने का मतलब पावर प्राप्त करने, कुर्सी प्राप्त करना, है ना। उपन्यास में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्त करने की होड़ दिखाई देती है ना। वो सब आप तो जानते ही हैं, जितना भी पार्टी रहता है सब चाहता है कि हम जीते, मेरा आदमी जीते। हर दल चाहता है कि वह किसी प्रकार की सत्ता हासिल कर ले। इस प्रक्रिया में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। अब देखिए जनता की स्थिति क्या है, भ्रमित जनता। तो देखिए राजनीतिक संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। ठीक है, किस पे पड़ रहा है, आम जनता पर। गरीब और कमज़ोर वर्गों को अक्सर राजनीतिक संघर्ष का शिकार होना पड़ता है। उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मूवी हम देखे तो उसमें क्या कर रहा था, बांग्लादेश से पकड़ ला के उन लोग आधार कार्ड बनवा रहा था। तो वैसा स्थिति है, जो अपने देश की गरीबी उसको मिटा नहीं पा रहे हैं। और चलिए और भी तो इससे क्या हो रहा है, गरीबी एक तो मिट नहीं रहा है, ऊपर से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो क्या होगा देश का। मीडिया और प्रशासन की भूमिका। जैसे हम लोग को मानते हैं कि मीडिया का क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है ना। मीडिया को क्यों माना जाता है, क्योंकि यही ट्रांसपेरेंसी लाता है। हम तो जाके नहीं देखेंगे कि दिल्ली संसद में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मीडिया ही हमें सारा अपडेट देते हैं, वो बताते हैं, और उनका पूरा उन्हें क्या है, फ्रीडम है रिपोर्ट करने का। ठीक है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया कि कई बार मीडिया और प्रशासन के राजनीतिक दबाव में काम करते, इसी कारण सत्य सामने नहीं आता। सही बात है भाई, प्रशासन और क्या बोलते सत्ता के सामने मीडिया क्या है, अगर उसको धमकी दे दिया, मारने का ये कर दिया, तो वो ना चाहते हुए भी क्या करेगा, उनका ही ये पक्ष में बात रखेगा। तो है, दिक्कत तो है। चलिए अब देखिए मनु भंडारी का व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय दीजिए। तो ये आपका काम है, इसको आप कर लीजिएगा। ये सामाजिक यथार्थ पर लिखती थी, भाषा अत्यंत सरल यूज़ करती थी, संवेदनशील थी, है कि नहीं। तो यही सब आपको लिखना है। कृतियाँ मतलब क्या क्या उन्होंने लिखा है, तो महाभोज है, आपकी बंटी है, यह सच है। साहित्य की इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सामाजिक यथार्थ कहने का मतलब है रियलिटी को सामने लाना, उसको जैसे प्रेमचंद की कैसा लगता है कि एकदम रियल बोल रहा है कि नहीं। आपने गुल्लक सीरीज़ देखा है, गुल्लक सीरीज़ देखना, लगेगा कि मेरा ही घर का बात है ना। तो वैसे उसी को बोला जाता है यथार्थ, रियलिस्टिक। फिर है चौथा में कि महाभोज उपन्यास की भाषा शैली और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भाषा शैली क्या है भाई, तो अत्यंत सरल है,
ठीक है, संवेदनशील है, सहज है, यथार्थवादी है, समाज की वास्तविकता को सामने लाई है, भ्रष्टाचार को सामने लाया है ना। संवाद शैली है मतलब द्वंद्व, ठीक है। उपन्यास में संवाद शैली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है जिससे कथा अधिक जीवंत बनता है। संवाद मतलब डायलॉग, ये मान लो उसका कोई गरीब लड़का है वो बोल रहा है, कोई सत्ता का कोई पॉलिटिकल नेता बोल रहा है, तो उसको कहा जाता है संवाद, ठीक है, कन्वर्सेशन। फिर भावनात्मक प्रभाव है, अब इसको पढ़ेंगे तो कितना मार्मिक चित्रण हमारे मन में आएगा, और ये पाठक को क्या करता है, जोड़ता है। फिर देखिए कि 5 में हमारा महाभोज उपन्यास का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट कीजिए। तो उपन्यास का उद्देश्य क्या है कि जो सत्ता है उसको क्या बनाना, पारदर्शी बनाना, ठीक है, जनता के हित के लिए कार्य करे, ना कि अवसरवादी बन के हमें लूटे। ओके, तो यही है। सामाजिक संदेश है कि उसमें असमानता ना ये करे, अन्याय ना हो। और राजनीतिक क्या है कि जनता का सेवा होना चाहिए। मानवीय मूल्य क्या है भाई, तो हमें क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, नैतिकता का हमें मोल देना चाहिए, लोगों के दुख में दुख होना चाहिए, लोगों के सुख में सुख होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं, आपको भी नहीं रखना है। फिर है, आप देखिए 6 में महाभोज उपन्यास में ग्रामीण समाज की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण समाज का क्या है वर्णन, अत्यधिक मार्मिक है, गरीब है, कमज़ोर है, उस पर अन्याय हो रहा है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सारे हदें पार कर रहे हैं, अपना सत्ता और प्रशासन सब कुछ, है कि नहीं, तो वही सब आपको लिखना है। स्वास्थ्य का यहाँ पे देखिए, गरीबी के कारण लोग शिक्षा से वंचित रहेंगे, स्वास्थ्य से रहेंगे, रोजगार से रहेंगे, तो और ज़्यादा क्या होगा, वहाँ गरीबी उत्पन्न होगी। फिर सामाजिक अन्याय में देखिए, वही आपको लिखना है हर जगह की कमज़ोर वर्ग पर शासन होता है, अन्याय होता है, वो अपना बात नहीं रख पाते, उन्हें समय पे न्याय नहीं मिलता है, तो इसलिए वो न्याय की और आगे भी नहीं बढ़ते। कितना ऐसा डाइवोर्स केस और मर्डर केस और ये होगा गाँव का, नहीं जाते हैं, उसके वकील के पास उसको देने के लिए कुछ है भी नहीं वकील को, और उसके बाद ना उनके पास समय है, समय तो खैर बहुत है, लेकिन उतना लंबे समय तक कोई उसे क्या कर सकता है, परस्यू नहीं कर सकता है ना। फिर राजनीतिक शोषण दिखाया गया है, कुछ ऐसा केस आता है तब हमें पता चलता है कि असली उनकी थिंकिंग क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है। ऐसे तो हम हमेशा धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, है ना, आदत सी हो गई है। फिर शिक्षा और जागरूकता की कमी, जान रहा है कि आदमी शिक्षित हो जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा है ना। तो देखिए, और लोग मतलब क्या अपने अधिकार के प्रति जागृत नहीं होंगे, तो वो शांति से बैठे रहेंगे अपना एग्रीकल्चर फार्मिंग करके, कुछ हार वार जोत के सब उनको मिल ही जाएगा खान पान, बस इतना ही में इनका ज़िंदगी क्या होगा, सिमट के रह जाएगा, कुछ पता ही नहीं है, ना उन्हें कोई राजनीतिक लाभ मिलता है, ना कुछ। जो असली ये हैं उनको अभी तक भी ये योजना नहीं मिला है, तो ये बात है। साथ में देखिए, महाभोज उपन्यास में लोकतंत्र की विडंबनाओं का चित्रण कीजिए। लोकतंत्र की विडंबनाओं, तो इसमें तो बहुत अत्यंत प्रभावशाली ढंग से क्या किया है, पहला बात तो दिखाया गया, उसके वास्तविकता को सामने लाया गया है, और वो जो झूठे वादे, अवसरवादी, भ्रमित करना, ये सब का दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि लोकतंत्र का आदर्श क्या होना चाहिए, लोकतंत्र का आदर्श, ठीक है, आइडियल। तो लोकतंत्र में जनता को सर्वोच्च माना जाता है, ठीक है, वो तब भी माना जाता था, आज भी क्या होना चाहिए, माना चाहिए, तो जनता से ही है सब कुछ, ठीक है। और हम ही लोग क्या हैं, स्टूडेंट ही क्या है, देश का भविष्य है। अगर सब अभी पिक पे है सारा कंट्रोवर्सी, अगर सब जाग जाएगा और सब ये हो जाएगा ना, तो कोई नहीं मार पाएगा ना कुछ कर पाएगा। हाँ वही है, ये तो वो भी नहीं सोचे थे बेचारे सोनम वांगचुक की इतना मारपीट चाहिए, कुछ भी होगा, लेकिन फिर भी हो गया, तो कहना मुश्किल है, कोई चीज़ का तो दावा नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है, जैसे हम लोग का बनाया गया है, संविधान बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है, और हम जानते हैं कि क्या है, उससे क्या है बहुत अलग हो चुका है कि नहीं। ये अभी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं, या तो वो कुछ बड़े हो या छोटे हो, हर वर्ग हर लेवल, समझ रहे हैं ना, सबका अपना अपना उद्देश्य है जो इसका पूर्ति कर रहे हैं। फिर देखिए, सत्ता की राजनीति, वो अपने में ही हौड़ मचा हुआ है वहाँ पे, और बेवकूफ़ कौन बनते हैं, हम बीच में जनता बनते हैं। चलिए,
प्रशासन की क्या भूमिका है, प्रशासन की भी क्या है और कमजोरी हो जाती है। यहाँ पे क्या है, वो मिली भगत से काम करने लगते हैं, राजनीतिक दबाव आने लगता है उन पे, तो ये भी क्या करते हैं गलत। हम सबको नहीं बोल रहे हैं, बट ऐसा होता है। सबका अपना जॉब के पीछे सबका अपना परिवार है, सबकी अपनी दुनिया है, जब वो सब पे बात आ जाए तो क्या है। फिर 8 में महाभोज उपन्यास में पत्रकारिता और मीडिया की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पत्रकारिता ही क्या करता है भाई कि वो लोग सामने लाता है, पारदर्शिता लाता है, मीडिया लोग, है ना। तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसको आप लोग को देख लेना है। ये क्या एक ब्रिज की तरह काम करता है आम जनता और सत्ता के बीच में, ठीक है, जो सूचनाएं का आदान प्रदान करता है, बताता है, पहुंचाता है। सत्य की उजागर करने की भूमिका, सत्य को दिखाता है। अक्सर तो गलत चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, हमेशा क्या होता है सत्य को भी दिखाया जाता है। फिर मीडिया की सीमाएं हैं कि वो राजनीतिक दबाव में आ जाते हैं। फिर है महाभोज उपन्यास का शीर्षक कितना सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। महाभोज, ये तो पहला बात क्या है, सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है, ठीक है। तो महाभोज का मतलब क्या होता है, बड़ा भोज या दावत, एकदम बड़ा भोज, छोटा मोटा नहीं, बड़ा, है ना। लेकिन इस उपन्यास में ये शब्द प्रतीक का रूप में प्रयोग किया गया है। राजनीति का महाभोज मतलब क्या है, वहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दल है अपनी स्वार्थ की पूर्ति करें। हम लोग भी जाते तो लगता है, नहीं भी खाते तो अरे ये लो ये लो ये लो, है ना। तो वही चीज़ है। जनता की स्थिति क्या है, इस आम महाभोज में आम जनता केवल एक साधन बन जाती है। उनकी समस्याओं का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाता है। फिर देखिए महाभोज उपन्यास की समकालीन प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। यहाँ पे राजनीतिक प्रासंगिकता में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष की समस्याओं को दिखाया गया है ना। सामाजिक में क्या, समाज में जो असमानता फैला है और अन्याय नहीं मिलता है उसकी समस्या को दिखाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या दिखाया गया है कि नैतिकता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, तभी लोकतंत्र क्या होगा, किसी देश का मजबूत होगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्या है, राजभाषा हिंदी क्या है। भारत में राजभाषा हिंदी का महत्व स्पष्ट कीजिए। राजभाषा हिंदी का मतलब क्या है, जब हम लोग कार्य, प्रशासनिक कार्य, सारा ये में हम लोग सरकारी कार्य, ये सबको हम लोग जब जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, राजभाषा। और राष्ट्रभाषा किसको बोलते हैं, जब ये पूरे राष्ट्र में बोला जाता है, सर्वाधिक बोला जाता है, बहुत व्यापक होता है, इसे ही हम संपर्क करते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा। एक बार इस दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत क्या एक बहुभाषी देश है, अनेक भाषाएं बोली जाती है। इस विविधता के बावजूद देश के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है। अब एक अगर राजभाषा नहीं घोषित किया जाता, नहीं कुछ किया जाता, तो हम खोट्ठा में लिखेंगे, आप खोट्ठा कुड़माली अलग होता ना, हाँ अलग लिखिएगा, तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। आप पढ़ें तो ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ें, है कि नहीं। तो एक ऐसा विषय जो सब पढ़ा हो, तो ओके। इसी उद्देश्य से हिंदी को भारत का राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजभाषा हिंदी का क्या अर्थ है भाई, ऐसा भाषा जिसमें सरकार अपने प्रशासनिक कार्य करती है, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, क्लस्टर लेवल, हर जगह मतलब। और अब कौन से आर्टिकल के तहत इसको माना गया है भाई, घोषित किया है, तो आर्टिकल 343, ओके। राजभाषा का हिंदी सरकारी कार्यालय, संसद, प्रशासन में विभिन्न सरकारी कार्यों में किया जाता है। और हिंदी को राजभाषा बनाने का क्या उद्देश्य है भाई, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद यह महसूस किया गया कि देश को एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो अधिकतर लोगों द्वारा समझी जा सके। ऐसी भाषा की ज़रूरत है जो अधिकतर लोगों द्वारा समझी जा सके, जो व्यापक है, और इससे ये बहुत समृद्ध भाषा भी है। इसके जितना और कोई ऐसा भाषा नहीं है कि इसका इतना व्याकरण या वास्ट सिलेबस या कुछ भी हो, ओके। हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा, इसलिए इसे राजभाषा घोषित कर दिया गया। आई होप राष्ट्रभाषा, राजभाषा आपको क्लियर होगा। तो देखिए राजभाषा हिंदी का क्या है, प्रशासनिक एकता, इसमें यूनिटी दिखाई देता है कि नहीं, इतना बहुभाषी होते हुए भी हम एक को कर रहे हैं। फिर आपका राष्ट्रीय एकता है, इसमें सारे संस्कृति, भाषा सबको जोड़ता है। ये जनसंपर्क का माध्यम, मतलब हम एक दूसरे से बात करते हैं, जानकारी देते हैं, आसानी से समझते हैं, है ना। फिर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, इसी दिन घोषित किया गया था।
अब देखिए सेकंड है हमारा राष्ट्रभाषा हिंदी का अर्थ और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे राष्ट्र की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक है। इसको कोई घोषित नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, लेकिन क्या है, ये एक सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का ये क्या है, प्रतीक है। यह भाषा लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत बनाती है। अब देखिए राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या होता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ ऐसी भाषा जो पूरे देश की पहचान बन सके, जिसे राष्ट्र के अधिकांश लोग समझ सके। ये क्या है, हमारे देश का ये क्या है, पहचान है, हमारा पहचान है ना, जिससे अधिकांश लोग समझ रहे हैं। हम लोग फॉरेन में भी जाके हिंदी बोलते हैं, वो भी हिंदी इतना व्यापक है कि वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते हैं, है ना। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश भागों में क्या बोली जाती है, हमारा हिंदी ही बोली जाती है। हिंदी राष्ट्रभाषा हिंदी का क्या महत्व है। अब देखिए राष्ट्रीय एकता, हम लोग विभिन्न क्षेत्र से हैं, विभिन्न कल्चर से हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हिंदी को प्रोत्साहन देते हैं, ये करते हैं, तो क्या हुआ, ये हमारे जोड़ने का कार्य कर रहा है। फिर ये क्या, हमारे सांस्कृतिक पहचान है, साहित्य, परंपरा, संस्कृति सबको अभिव्यक्त कराती है ना। फिर ये क्या, संचार का माध्यम है, हम आपसे अभी बात कर रहे हैं तो हिंदी में कर रहे हैं। देखिए भाषा और बोली में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भाषा और बोली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भाषा का अर्थ क्या होता है भाई, तो भाषा का अर्थ हम लोग ऊपर में पढ़े तो ये क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना आचार विचार अनुभव सब क्या करते हैं, भावना सब क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और भाषा का क्या होता है, भाषा का अपना व्याकरण है, लिपि और साहित्य होता है। ओके, फिर देखिए बोली का अर्थ क्या होता है। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, या किसी विशेष क्षेत्रीय समुदाय द्वारा ही बोली जाती है और ये सीमित होती है। ओके, भाषा और बोली में क्या अंतर है, क्षेत्र, भाषा का प्रयोग व्यापक क्षेत्र में होता है, जबकि बोली प्रयोग सीमित क्षेत्र में। और भाषा क्या है, भाषा का बहुत ज़्यादा व्यापक क्षेत्र है, और बोली क्या है, सीमित है। जैसे मैथिली है तो मैथिली में ही बोलेंगे हम, यहाँ का आदमी थोड़ी मैथिली बोलेंगे, वो वहाँ का आदमी थोड़ी खोटा बोलेंगे, है कि नहीं। व्याकरण देखिए भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है, जबकि बोली में व्याकरण के नियम कम स्पष्ट होते हैं। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे विद्वान हैं जो क्लियर भी नहीं है, अलग अलग ये के द्वारा अलग अलग बताया जाता है। जैसे हम खोटा पढ़े हैं तो एक के झाके जो द्वारा दूसरा दिया गया है, दूसरा के द्वारा दूसरा दिया गया है, तो क्या है, मतलब एक अस्पष्ट नहीं है कि नहीं, और निश्चित नहीं है। साहित्य देखिए, भाषा में साहित्य का विकास होता है, जबकि बोली में साहित्य कम विकसित होती है। भाषा में साहित्य का विकास होता है ना। साहित्य मतलब वही लिटरेचर, और साहित्य समाज का क्या होता है, दर्पण होता है। ऐसा भी नहीं है कि समाज में ये में है नहीं लिखा हुआ, बोली में बहुत सारे ऐसे साहित्य आ रही हैं, लेकिन हिंदी की तुलना में क्या है, भाषा की तुलना में कम है। ठीक है, चलिए समाचार लेखन क्या है, समाचार लेखन के सिद्धांतों का स्पष्ट कीजिए। तो समाचार लेखन, तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ समझना होगा। उससे पहले समझिए ये पत्रकारिता का एक बहुत क्या महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जितना भी हमारे समाज में आसपास में इर्द गिर्द में जितना भी घटना घटित होता है उसका क्या देता है, ब्यौरा देता है, सूचना देता है, जानकारी देता है, अवेयरनेस फैलाता है, शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति, देश का क्या सिचुएशन है उसके प्रति, है ना। तो इसका अर्थ क्या है भाई, तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी घटना की जानकारी स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, प्रस्तुत करने का ही ये मेरे को क्या कहते हैं, समाचार लेखन। सबसे पहले क्या करेगा ये लोग, तो जानकारी सोर्स, डिफरेंट सोर्स के थ्रू क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वो पूरा पैराग्राफ टाइप में लिखेगा। फिर उससे क्या करेगा कि जितना भी अननेसेसरी चीज़ है उसको हटाएगा। अननेसेसरी हटाने का मतलब क्या करना, उसको संक्षिप्त करेगा, छोटा करेगा, एक बढ़िया प्रभावशाली टाइटल देगा। टाइटल देने के बाद वो क्या होगा, उसमें सत्यता का पहले तो जांच हो जाएगा कि ये घटना सही में सच है कि नहीं है ना, कि बस झूठ मूठ का टीआरपी के लिए ऐसे, तो यही है। चलिए अब देखिए समाचार लेखन का प्रमुख तत्व क्या है। प्रमुख तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 ही दे रहा है बार बार, इसमें कितना है, 6 है। 5W+1H जिसको बोला जाता है। ओके, गलत लिख दिया ना, 5W+1H। ओके, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या छूट रहा है, कौन छूट रहा है कि नहीं, कौन कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ठीक है,
समाचार लेखन के सिद्धांत क्या है भाई, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, सरलता होना चाहिए, वहाँ आपको अलंकार और रस का प्रयोग नहीं करना है, आपको जो भाषा आम जनता को समझ में है उसका है। संक्षिप्तता मतलब अनावश्यक चीज़ों को रिमूव करना और अच्छे से प्रस्तुत करना। सत्यता मतलब प्रामाणिक होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए और सत्य होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि संपादक की लेखन क्या है, उसकी उद्देश्य और महत्वपूर्ण बताइए। तो क्या है भाई, ये भी क्या है, एक पत्रकारिता का भी ये भी एक अंग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, किसी भी संपादक द्वारा क्या होता है, लिखा जाता है उसके विचार और विश्लेषण, ठीक है। वो अपना विचार और विश्लेषण क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है, यही है। इसका उद्देश्य क्या है, जनमत निर्माण करना, मतलब संपादक का मुख्य उद्देश्य जनता के बीच किसी विषय पर क्या है, जागरूकता फैलाना है, ठीक है। वो किसी संस्कृति हो या कोई मुद्दा हो या कुछ भी, उनका उद्देश्य क्या होता है कि जनता में जागरूकता फैले, वो जागरूक हों। फिर क्या है, विश्लेषण प्रस्तुत करना, मतलब कोई घटना हो, कोई विषय हो, उसका क्या करना है, विश्लेषण करना। मार्गदर्शन मतलब वो हमें सही दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि भारत में राजभाषा हिंदी के विकास और वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है भाई, तो इसका आपको लिखना है, ठीक है। ऐतिहासिक है, संविधान में भी जगह मिला है, तो है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों का वर्णन कीजिए। विभिन्न भाषा की बोलियों मतलब वही मैथिली वगैरह जो भी है, भोजपुरी, मगही, सब आपको यहाँ पे बताना है, ब्रज, अवधी, है ना। आप अपना भाषा भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। समाचार लेखन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वही विशेषता बताना है, सत्यता होनी चाहिए, ठीक है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ओके। आप यहाँ पे कौन ऐड कर लेना, ठीक है। फिर 9 में संपादक के लेखन की विशेषताओं का महत्व कीजिए। तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, पहला बात तो वो जो अपना अर्थ विचार जो प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसको कहते हैं। उसमें क्या होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक शैली, उसको उसमें विश्लेषण करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, है ना। तर्क और वितर्क करने का शक्ति होना चाहिए। स्पष्ट, ये नहीं कि खुद कंफ्यूज है और वो संपादक लिखने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। 10 में समाचार लेखन और संपादक के लेखन में अंतर क्या है। तो समाचार लेखन में क्या होता है, वहाँ अपना आपको पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं रखना होता है, अपना अवधारणा नहीं रखना होता है। और संपादक के में वो क्या है, फ्री है, अपना वो पर्सपेक्टिव, अवधारणा, विश्लेषण करने का उनको फ्री है। लेकिन ये तो एक सूचना हो गया ना, सूचना प्रोवाइड करवाना, जानकारी देना है, ठीक है, अलग है दोनों। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। PDF शायद आपको ज्ञान सागर में मिलेगा, अदरवाइज़ अगर किसी को ये होगा तो कमेंट करना, ठीक है, कोई क्वेरी होगा तो। बाय।